नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर पर थोड़ी गहराई से नजर डालने वाले हैं जिसने देश की दिशा और दशा दोनों पर बहुत गहरा असर डाला। यह है इंदिरा गांधी का कार्यकाल, खासकर 1966 से 1977 के बीच का जो समय था। हमारे पास जो सामग्री है वो उस युग के राजनीतिक उथल-पुथल, अहम फैसलों और एक कह सकते हैं बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व की कहानी सामने रखती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें भारत ने युद्ध भी देखे, बड़े सामाजिक आर्थिक बदलावों की कोशिशें भी देखीं हाँ, और शायद लोकतंत्र पर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा उसे भी झेला। और इन सब के बिल्कुल केंद्र में थी इंदिरा गांधी। हाँ, वही नाम जिसके साथ लौह इच्छा शक्ति जैसा विशेषण जुड़ गया। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि उनकी नीतियां, जैसे वो गरीबी हटाओ का मशहूर नारा था, हाँ, बहुत मशहूर हुआ वो। उसके बाद 1975 में आपातकाल लगाने जैसा एक बहुत बड़ा कदम, इन सब ने मिलकर भारत के ताने बाने को कैसे बुना, कैसे बदला। हम ये भी देखेंगे कि ये जो लौह इच्छा शक्ति थी वो कब देश के लिए ताकत बनी और कब, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, वो नियंत्रण का ही दूसरा नाम बन गई। तो चलिए इस सामग्री में उतरते हैं और देखते हैं ये हमें क्या बताती है। जरूर। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इतिहास कभी भी सीधा सपाट नहीं होता है ना। एक ही नेता, एक ही घटना, उसके कई पहलू होते हैं और ये स्रोत भी यही दिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर ही आ जाते हैं। सामग्री में बार बार उनकी दृढ़ता, उनके अटूट संकल्प और उनकी राजनीतिक चतुराई का जिक्र मिलता है। ऐसा क्या खास था उनके व्यक्तित्व में? क्या चीज उन्हें उस वक्त के नेताओं से अलग करती थी? देखिए, स्रोत जो बताते हैं उनमें एक कमाल की जोखिम लेने की क्षमता थी। वो सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं करती थी, कई बार लगता है वो खुद हालात बनाती थीं। याद कीजिए, जब वो प्रधानमंत्री बनी थी तब क्या कहा गया था? गूंगी गुड़िया। हाँ हाँ, सुना है। कांग्रेस के जो सिंडिकेट नेता थे उन्हें लगता था कि वो उनके इशारों पर चलेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपनी पकड़ बना ली। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी चालें अक्सर ऐसी होती थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता था, विरोधी चौंक जाते थे। और यही दृढ़ता उनके बड़े फैसलों का आधार बनी, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। ये दिलचस्प है कि जिसे शायद सिंडिकेट ने कमजोरी समझा होगा, वहीं उनकी ताकत निकली। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इस दृढ़ता का कोई, कह सकते हैं, नकारात्मक पहलू भी शुरू में ही दिखने लगा था? हाँ, कुछ संकेत तो मिलते हैं। स्रोत बताते हैं कि पार्टी के अंदर भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने कई पुराने स्थापित नेताओं को किनारे लगा दिया। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो इसी का नतीजा था। अच्छा। तो जहां एक तरफ ये दृढ़ता उन्हें निर्णायक बनाती थी, वहीं दूसरी तरफ ये असहमति के प्रति एक किस्म की असहिष्णुता की तरफ भी इशारा करती थी, जो बाद में और ज्यादा साफ हुई। उनके छवि कुछ ऐसी बनी कि या तो आप पूरी तरह उनके साथ हैं या फिर पूरी तरह खिलाफ। बीच का रास्ता जरा कम था। समझ गया। अच्छा, अब उनकी कुछ बड़ी नीतियों और घटनाओं पर आते हैं। गरीबी हटाओ ये नारा तो जैसे इंदिरा गांधी का ही दूसरा नाम बन गया था उस वक्त। सामग्री इसे एक बहुत बोल्ड कदम बताती है। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा था जिसने उन्हें चुनाव जिता दिए, या इसके पीछे वाकई जमीन पर कुछ बदलने की मंशा और योजना भी थी? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? ये स्रोतों के हिसाब से देखें तो ये दोनों ही था। राजनीतिक तौर पर तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, इसमें कोई शक नहीं। इसने उन्हें सीधे भारत के करोड़ों गरीबों, वंचितों से जोड़ दिया, जिनकी आवाज तब तक शायद सत्ता के गलियारों में उतनी सुनी नहीं जाती थी। हाँ, ये तो है। और इसने कांग्रेस पार्टी को भी, जो उस वक्त अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही थी, एक नई एनर्जी, एक नई दिशा दी। लेकिन इसे सिर्फ नारा कह देना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे कुछ योजनाएं भी थीं। स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि हाँ, इसी नारे के इर्द गिर्द कई नीतियां बनी या उन्हें तेजी मिली। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ताकि लोन छोटे किसानों, छोटे व्यापारियों तक पहुंच सके। भूमि सुधार कानूनों को लागू करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास के कुछ कार्यक्रम शुरू हुए। हालांकि स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि इन योजनाओं को लागू करना बहुत मुश्किल था, बहुत जटिल था। जो हमारी नौकरशाही की बाधाएं, लोकल लेवल पर नेताओं के अपने हित, फिर संसाधनों की कमी, इन सब ने मिलकर इन अच्छी नीयत वाली योजनाओं का असर सीमित कर दिया। अच्छा, तो कह सकते हैं कि नारा जितना सफल हुआ, जमीनी बदलाव शायद उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाए। ऐसा कुछ स्रोतों का मानना है। यानी इरादे और अमल के बीच एक गैप रह गया है। हाँ, कुछ हद तक। चलिए, अब 1971 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम।
सामग्री में उनकी भूमिका को निर्णायक कहा गया है और भारत की जीत को भारत की नियति बदलने वाला बताया गया है। इस घटना में उनकी भूमिका की क्या खासियत थी, जैसा स्रोत बताते हैं? यहाँ उनकी वो लौह इच्छा शक्ति और जो रणनीतिक सोच थी वो पूरी तरह खुलकर सामने आई। स्रोत बताते हैं कि स्थिति बहुत ही नाजुक थी। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ रहे थे। भारत पर जबरदस्त आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ रहा था। हाँ, वो तस्वीरें तो याद है। ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी ने एक मल्टी प्रोंग मतलब कई स्तरों वाली रणनीति अपनाई। कई स्तरों वाली रणनीति, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब ये कि उन्होंने सिर्फ फौजी कार्रवाई पर ही फोकस नहीं किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पहले कई महीनों तक एक जबरदस्त कूटनीतिक अभियान चलाया दुनिया भर में। अपने दूत भेजे, दुनिया को समझाया कि पाकिस्तान में क्या अत्याचार हो रहे हैं और भारत की क्या स्थिति है। फिर सोवियत संघ के साथ वो मशहूर मैत्री संधि की, जिसने अमेरिका और चीन के किसी भी सीधे दखल को एक तरह से रोक दिया। हाँ, इंडो सोवियत ट्रीटी। बिल्कुल। और जब सही वक्त आया तब उन्होंने भारतीय सेना को कार्रवाई का आदेश दिया और सेना ने भी कमाल का शौर्य दिखाया। सिर्फ 13 दिनों में ढाका पर नियंत्रण कर लिया। तो ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये कूटनीतिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बहुत बड़ी जीत थी। और इसका असर क्या सच में इसने भारत की नियति बदल दी, जैसा स्रोत कह रहे हैं? हाँ, तय महीनों में। देखिए, पहली बात तो ये कि दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल गया। एक नया देश बांग्लादेश बना। दूसरी बात, भारत इस क्षेत्र में एक निर्विवाद शक्ति के रूप में उभरा। पाकिस्तान का विभाजन उसकी मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा झटका था। सही। तीसरी और शायद सबसे अहम बात, इसने इंदिरा गांधी की छवि को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मजबूत निर्णायक नेता मानी जाने लगी। वो दुर्गा वाला जो खिताब मिला था उन्हें। हाँ, बिल्कुल, वो इसी का प्रतीक था। तो स्रोतों का ये कहना कि इसने भारत की नियति बदली, शायद इसी बढ़े हुए आत्मविश्वास और जो वैश्विक प्रतिष्ठा भारत को मिली उसी के संदर्भ में है। वाकई ये तो एक असाधारण उपलब्धि थी। लेकिन यहीं पर, जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, एक दिलचस्प विरोधाभास भी सामने आता है। कहा गया है कि वही दृढ़ संकल्प जिसने युद्ध में जीत दिलाई, उसी ने धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ाने की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया। ये कैसे हुआ? कि ये शक्ति का स्वभाव ही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है जो स्रोत सामने रखते हैं। देखिए, 1971 की जीत के बाद इंदिरा गांधी की शक्ति और लोकप्रियता अपने चरम पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी पर, सरकार पर उनका नियंत्रण लगभग पूरा था। स्रोत बताते हैं कि इसी दौर में सत्ता के केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो और मजबूत होती चली गई। शायद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो देश के लिए सही है वो वही जानती हैं और उसे लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाना ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब चुनौतियां आईं तो उनका सामना करने के बजाय उन्होंने नियंत्रण का रास्ता चुना? स्रोत कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। हाँ, 1973-74 के आसपास देश में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी थीं, महंगाई बढ़ी, गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुए। जेपी आंदोलन रद्द कर दिया। इन बढ़ती चुनौतियों के सामने स्रोत बताते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया ज्यादातर रक्षात्मक होती गई। जो दृढ़ इच्छा शक्ति पहले रचनात्मक कामों में, राष्ट्रीय सुरक्षा में दिखती थी, वो अब धीरे धीरे अपनी सत्ता को हर कीमत पर बनाए रखने की जिद में बदलती हुई नजर आई। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसकी दिशा साफ थी: ज्यादा नियंत्रण, कम सहनशीलता। और इसी क्रम में आता है भारतीय लोकतंत्र का वो दौर जिसे स्रोत सबसे ज्यादा विवादास्पद बताते हैं, 1975 का आपातकाल। सामग्री में सेंसरशिप का जिक्र है, हजारों गिरफ्तारियों का, विरोध को कुचलने का। इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। स्रोत क्या खास बातें उजागर करते हैं इसके बारे में? आपातकाल, जिसे 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर लागू किया गया, वो सच में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक भूचाल जैसा था। स्रोत बताते हैं कि रातों रात मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। सोचिए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सबसे बड़ा हमला हुआ प्रेस की आजादी पर। कठोर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों को कुछ भी छापने से पहले सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार की आलोचना करने वाली कोई भी खबर दबा दी जाती थी। कई अखबारों ने तो इसके विरोध में अपने संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। हाँ, वो खाली पन्ने तो बहुत मशहूर हुए थे। और गिरफ्तारियों के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? किन लोगों को निशाना बनाया गया? स्रोत बताते हैं
कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था। लगभग सभी बड़े विपक्षी नेता जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको जेल में डाल दिया गया। सबके सब। हाँ, बड़े नेता तो सब। इनके अलावा हजारों सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र नेता, ट्रेड यूनियन के लोग और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही कुछ नेता जिन्होंने आपातकाल पर असहमति जताई थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन अनुमान है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों के तहत बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा गया। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। ये तो वाकई लोकतंत्र का गला घोटने जैसा था। जनता पर, उनके विश्वास पर इसका क्या असर पड़ा होगा? स्रोत कहते हैं कि इसने सत्ता पर जनता के विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बात का क्या मतलब है? ये बहुत गहरा बिंदु है और बिल्कुल सही है। आपातकाल ने पहली बार भारतीय नागरिकों को ये दिखाया कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी तानाशाही जैसा बर्ताव कर सकती है। इसने उस भरोसे को तोड़ा कि जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो हमेशा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगी। लोगों ने महसूस किया कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो भी छीने जा सकते हैं। स्रोत सही कहते हैं कि इसने सत्ता और जनता के रिश्ते को स्थायी रूप से बदल दिया। इसके बाद से सत्ता पर सवाल उठाना, सरकार से जवाबदेही मांगना और अपने नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होना, ये भारतीय मानस का एक अहम हिस्सा बन गया। इसने लोकतंत्र के महत्व को और वो कितना नाजुक हो सकता है, इसको रेखांकित किया। और ये बहस तो आज तक जारी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के नाम पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कहां तक सीमित किया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरे दशक को 1966 से 1977 तक समेटना चाहें, तो स्रोतों के आधार पर जो मुख्य विषय या थीम उभर कर आते हैं वो क्या है? क्या ये शक्ति, सुधार और नियंत्रण की कहानी है? हाँ, ये एक बहुत सटीक सारांश है। स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे एक बेहद शक्तिशाली और करिश्माई नेता बड़े सामाजिक आर्थिक सुधारों की पहल कर सकता है, जैसे गरीबी हटाओ के नारे से गरीबों को उम्मीद देना या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। वही नेता देश को मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय हालात से निकालकर युद्ध में जीत दिला सकता है, जैसा 1971 में हुआ। ये शक्ति का सकारात्मक पहलू है, सुधार और राष्ट्र निर्माण वाला पहलू। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, नियंत्रण वाला। बिल्कुल। स्रोत हमें ये भी दिखाते हैं कि वही अपार शक्ति जब उसे चुनौती मिलती है, जब वो असुरक्षित महसूस करती है या जब वो आत्म आलोचना से ऊपर उठ जाती है, तो वो कैसे नियंत्रणकारी और दमनकारी रूप ले सकती है। आपातकाल इसका सबसे बड़ा, सबसे चरम उदाहरण है। ये दिखाता है कि शक्ति का केंद्रीकरण कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकता है और नागरिक आजादी के लिए खतरा बन सकता है। तो ये पूरा दौर एक तरह से नेतृत्व की जटिलताओं का, शक्ति के दोहरे चरित्र का और लोकतंत्र के उतार चढ़ाव का एक केस स्टडी है। तो संक्षेप में कहें, हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में भारत पर एक बहुत गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। गरीबी हटाओ जैसे नारे और 1971 की विजय ने उन्हें गरीबों और आम जनता के बीच अपार लोकप्रियता दिलाई। उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, खासकर संकट के समय में, वो देश को नेतृत्व देने में सहायक भी साबित हुई, जैसा कि स्रोतों ने उजागर किया है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे वही दृढ़ता जब सत्ता पर पकड़ बनाए रखने और असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल हुई, तो चिंता का कारण बन गई, जिसका अंत आपातकाल के रूप में हुआ। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया और ऐसे सवाल खड़े किए जिनका सामना भारत आज भी कर रहा है, किसी न किसी रूप में। इसने निश्चित रूप से सत्ता के प्रति जनता के नजरिए और विश्वास को, जैसा स्रोत बताते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सचमुच एक ऐसा दौर जिसने भारत को कई सबक सिखाए। अच्छा, जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किसी नेता की लौह इच्छा शक्ति कब देश के लिए जरूरी ताकत बनती है और कब वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या सिर्फ सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का जरिया बन जाती है? वो कौन सी बारीक रेखा है जो निर्णायक नेतृत्व को तानाशाही से अलग करती है, और उस रेखा की निगरानी कौन करे? इस पर जरूर सोचिएगा।